चले ध्यान देते हैं। देखिए कल हम लोग बात कर लिए थे, आपके सिलेबस को डिस्कशन कर लिए थे कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर है और किस किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस होना है, कौन ऐसा चैप्टर है जो हमें 12 तक आपका काम देगा। और जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, वो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन की तरह। ये किसको इंट्रोड्यूस करेगा, हमारे फिजिक्स को और हमारे साइंस को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइंस क्या है। हालांकि कल कुछ कुछ आप लोग को आइडिया दिए थे सारे के बारे में, आज पूरा एकदम डिफिनेशन के साथ चलेंगे। साइंस क्या है? साइंस इज़ ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड attempt to acquire knowledge about the surrounding through observation, experiment and verification। मतलब साइंस आपका क्या है, हमारे सराउंडिंग जो भी कुछ हो रहा है, हमारे सराउंडिंग जो भी कुछ हो रहा है उन सारे फिनोमिना का नॉलेज को क्या करना है, कलेक्ट करना है। किस तरीके से? एक सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सराउंडिंग जो भी कुछ हो रहा है उन सब के नॉलेज को क्या करना है, गेन करना ही आपका क्या कहलाता है, साइंस। और साइंस आपका बिलीव करता है किस पे, पहले ऑब्जर्वेशन पे, फिर आपके एक्सपेरिमेंट पे, और तब किसी पे कहाँ पे आते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन में, तब वो आपका क्या कहलाता है, साइंस। तो साइंस लिख के डैश देके डेफिनेशन नोट करेंगे। आज से नोट्स आप लोग का तैयार होगा, ठीक है। ठीक है। साइंस क्या है? आपके सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में। हम तो पहले बताए थे कि साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या है, साइंस है। हो गया, आगे बात करते हैं। आपके साइंस को डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। एक है आपका बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा है आपका क्या, फिजिकल साइंस। साइंस कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। एक है आपका बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा क्या आपका, फिजिकल साइंस। नीचे पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा 2 टाइप्स ऑफ साइंस। 2 types of science। 2 types of science। फर्स्ट लिखिएगा, टू टाइप्स ऑफ साइंस। फर्स्ट लिखिए बायोलॉजिकल साइंस, लिख के डैश दीजिएगा। बायोलॉजिकल साइंस लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा द साइंस विच डील with the behavior of living things। The science which deal with the behavior of living things are called biological science। The science which deal with the behavior of living things are called biological science। देखिए बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किसके बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग के बारे में। जितने भी लिविंग थिंग के आते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो कहाँ आता है, आपका बायोलॉजिकल। अब लिविंग थिंग भी हमें पता है कि 2 चीज़ है, एक है आपका प्लांट और दूसरा क्या है, एनिमल। तो बायोलॉजी को भी फिर जाके क्या गया, 2 सेक्शन में रखा गया है।
पता ही होगा, बॉटनी और जूलॉजी। तो हमें बायोलॉजी से मतलब उतना है नहीं, हम तो भाई फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स पे आते हम लोग अपने फिजिकल साइंस। जब बायोलॉजी, जो बायोलॉजी स्ट्रीम के होंगे उनको अच्छे से बताया जाएगा कि बायोलॉजी में और भी सेक्शन होते हैं, उनको अच्छे से डील किया जाएगा। अगला पॉइंट कीजिएगा, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस the two main physical science are physics and chemistry. The two main physical science are physics and chemistry. ठीक है, आगे लिखिएगा, chemistry is the study of every substance, comma, its structure, comma, its composition and changes in which it take part, composition and changes in which it take part। ठीक है, फिजिक्स को क्लासीफाई किया है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कौन कौन? एक है आपका केमिस्ट्री और दूसरा क्या है आपका फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं हमारे सराउंडिंग जितने भी सब्सटेंस है उनके बारे में पढ़ते हैं, वो उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन चीज़ों से मिल के बना है, कंपोजिशन, उसके बारे में भी कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। और जो चेंजेस आते हैं सब्सटेंस में, जैसे कॉमन चेंजेस हम लोग तो देखे हैं, केमिकल चेंजेस पढ़े हम लोग बचपन में। 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो हम लोग पढ़े, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं सब्सटेंस में, उन सब के बारे में जो स्टडी करेंगे वो कहाँ स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री में। आगे इसी में नोट डाउन कीजिएगा, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ the natural world which deals with the concept of space, time, motion, matter, energy, radiation, motion, radiation, ठीक है, रेडिएशन। ये सारा हम लोग कहाँ डील करेंगे? फिजिक्स में। फिजिक्स को हम अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये तो अभी मोटा मोटा इसमें आ गया साइंस में। फिजिक्स को प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे? अभी एक्सप्लेन करेंगे। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइंटिफिक मेथड, हमने कल भी बताया था कि अगर कोई साइंटिस्ट आपका काम करता है तो उनका मेथड क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, several internal related steps are involved in scientific method. Some of the most significant steps are as follow. अगर कोई साइंटिस्ट काम करते हैं तो वो किन किन मेथड को यूज़ करते हैं उस पर फोकस होते हैं। द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले क्या करते हैं? वो चीज़ों का क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर वो साइंटिस्ट है तो वो किसी भी चीज़ का क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन। कल एक एग्जांपल देते हैं न्यूटन वाला
कि जब वो सेब गिरा था तो वो गिरने का ऑब्जर्वेशन किए कि अगर गिर रहा है तो उसके क्यों, क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न की बात बाद में छोड़ते, पहले ऑब्जर्वेशन की कि हाँ ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, क्या जहाँ वो पेड़ के नीचे बैठे थे वहाँ ही सिर्फ गिरा या और जगह भी वो एप्पल नीचे ही गिर रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशन लिया। तो जो भी साइंटिस्ट आपका यूज़ करते हैं मेथड, तो सबसे पहला मेथड क्या यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। वो क्या लेते हैं, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फिर रीजनिंग, रीजनिंग मतलब वो अपना दिमाग लगाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है कि ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। जितना भी उनके मन में क्वेश्चन आंसर चल रहा होगा वो सब कुछ उस पे लगाए होंगे। फिर क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब हमें पता है कि फ़िज़िक्स है तो आपका फार्मूला ड्राइव होगा ही होगा, बहुत सारे फिज़िक्स में क्या है, फार्मूले हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है आपका, मैथमेटिकल मॉडलिंग से। मतलब कहीं ना कहीं से उसको रिलेट करके कोई ना कोई फार्मूला क्या किया गया, जनरेट किया गया। मतलब जितने भी फिज़िक्स में टर्म देख रहे हैं उनमें आपका कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए एक फार्मूला क्या है, दिया गया है। थ्योरिकल प्रिडिक्शन, अब मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद अब एक थ्योरी देते हैं जिसके द्वारा वो प्रिडिक्शन लगाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और आप सच मानिए जितना भी कुछ आज तक खोजा गया है वो आपके प्रिडिक्शन के ही बेसिस पे है। उन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ ऐसा होता होगा, तब जाके उस चीज़ की क्या की गई है, डिस्कवरी की गई है। तो ये आपका क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होता है। नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया। हो गया सभी का, चलें। अब हम आते हैं अपने मेन फिजिक्स पे। चलिए समझिएगा, अब यहाँ से आपका क्लास अच्छा होगा। फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स जो है आपका, वो आपका क्या है, ग्रीक वर्ड। फिजिक्स आपका है क्या, मतलब ये इनका जो लाया गया है, फिजिक्स जो वर्ड लाया गया है, ये कहाँ से लेके आया गया है, ग्रीक वर्ड से। फिजिक्स जो वर्ड बना है वो कहाँ से बना है, ग्रीक से। मतलब फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई थी, ग्रीक में। जिसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं। जिसका मतलब होता है नेचर।
जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ग्रीक में। जिसका मीनिंग निकाला जाए, मतलब निकाला जाए, तो मतलब क्या होता है आपका? नेचर। अब फिजिक्स का प्रॉपर डिफिनेशन समझा रहे, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस concerned with understanding the natural phenomena that occur in our universe। फिजिक्स आपका क्या है? एक फंडामेंटल साइंस है जिसके अंदर हम लोग किस बारे में, क्या के बारे में स्टडी करते हैं? नेचुरल फिनोमेना, जो कहाँ हो रहा है? हमारे यूनिवर्स में। यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी, उन सब का स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे? फिजिक्स में। कोई भी ऐसा फिनोमेना जो आपके नेचर में हो रहा है, उन सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। एक दो कॉमन जो हम लोग देखे नेचुरल फिनोमेना, आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें क्या हमारा कोई योगदान है क्या रेनबो बनाने में? एक नेचुरल फिनोमेना है। तो कहाँ स्टडी करने को देखने को मिलेगा? कहाँ स्टडी करने देखने को मिलेगा? फिजिक्स में। कहाँ स्टडी हमको करने को देखने को मिलेगा? फिजिक्स में। जो भी नेचुरल फिनोमेना है, आप कुछ भी बोलिए, वो सब कुछ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फिजिक्स में। आप भी अपने मन से कुछ सोचिए ऐसा नेचुरल फिनोमेना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी आपके फिजिक्स में हमको पढ़ने को है, देखना है। और कुछ बोलिए, और कोई नेचुरल फिनोमेना बताइए। टिंडर इफेक्ट, ये भी फिजिक्स में है। तो जितने भी नेचुरल फिनोमेना कहाँ हो रहे हैं, ये सिर्फ आसपास की बात नहीं हो रही है, पूरे यूनिवर्स में। पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? फिजिक्स में। आगे बात करते हैं। इट हैज़ मेनी ब्रांचेस सच एज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। बिटवीन 1600 and 1900 3 broad area were developed which is together called classical physics। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पूरा फिजिक्स है 12th में मज़ेदार है। पूरा 11 12 का जो सिलेबस है बहुत मज़ेदार है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है। These 3 areas of study are classical mechanics, thermodynamics and electromagnetism। इन तीनों को किस में डाला गया है? क्लासिकल फिजिक्स में। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये तो 11th में ही आ रहा है। आपका बताते चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन, चैप्टर नंबर 5 लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 6 रोटेशनल और चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशनल। ये सारा आपका कहाँ आ रहा है? इसमें। फिर जब सेकेंड बुक में जाएंगे तब आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा आपके क्लास 12th में। क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12th में भी 2 बुक है। क्लास 12th में भी कितने हैं? 2 बुक है। उसमें हम लोग का फर्स्ट बुक जो है वो फर्स्ट बुक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बट बाय 1905 इट बिकम apparent that classical ideas failed to explain several phenomena। अब 1905 आते आते कुछ ऐसे थ्योरी थे क्लासिकल फिजिक्स के जो बहुत सारे आपके फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो इस समय देखिए, एक तो फिजिक्स की बात करते, जब भी कोई थ्योरी अगर फेल होता है ना तो साइंटिस्ट लोग ना खुशी मनाते हैं, अच्छा वसाला फेल हो गया। मतलब जहाँ फेल हुआ मतलब सारे साइंटिस्ट में एक नया जिज्ञासा जगता है, मतलब कुछ ना कुछ नया आएगा। तो 1905 के पहले सब कुछ सही चल रहा था। जो थ्योरी आपके क्लासिकल फिजिक्स में थी वो मस्त आपका हर जगह फॉलो हो रहा था। लेकिन 1905 आते आते ये ऐसा समय था जिस समय और नए चीज़ों की क्या हो रही थी? डिस्कवरी हो रही थी। और जब नई चीज़ों की डिस्कवरी हो रही थी तो उनमें हम उस समय तो लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लासिकल फिजिक्स। उस समय तो मॉडर्न फिजिक्स का तो नामो निशान नहीं था। तो उस समय लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लासिकल फिजिक्स। और वो किसकी थ्योरी लगा रहे थे? क्लासिकल फिजिक्स की। हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब आएंगे ना बहुत मज़ेदार है फिजिक्स। वहाँ देखिए कैसे क्लासिकल फिजिक्स नहीं लगा तो फिर मॉडर्न फिजिक्स कैसे अप्लाई हुआ। तो
इस समय क्या हो रहा था, जो भी थ्योरीज थी क्लासिकल फिजिक्स की वो आपका काम नहीं कर रही थी। मतलब इस समय आपका आया कि कुछ नया आना चाहिए। अब वो नया कहाँ से आया? Then some new theories were developed in what is called modern physics। अब वो नए नए फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए नए नए थ्योरी को डेवलप्ड हुए, और नए नए थ्योरी आपके कौन थे? मॉडर्न फिजिक्स। याद रखिएगा पूरा फिजिक्स पे किसका कंट्रोल है? एक न्यूटन भाई साहब का और दूसरा आइंस्टीन का। ये दो व्यक्ति ऐसे जो फिजिक्स को क्या करके रखे? कंट्रोल। क्लासिकल फिजिक्स में किसका कंट्रोल है? न्यूटन का। और मॉडर्न फिजिक्स में कौन आ जाते हैं? आइंस्टीन। तो ये आपका क्या है? नया आपका एक मॉडर्न फिजिक्स आया, सच एज स्पेशल रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स एट्सेट्रा। ये सब आपका आया कहाँ? आपके मॉडर्न फिजिक्स में। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स के और भी कुछ पार्ट है जो हमें कहाँ डील करना है? क्लास 12th में। तो इसको नोट करेंगे फिजिक्स के डिफिनेशन को। हाँ पूरा याद रखिएगा। फिजिक्स जो आपका जनरेट हुआ है वो कहाँ से जनरेट हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं उन सबको हमें कहाँ पढ़ना है? हमारे फिजिक्स में। जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, और फिजिक्स, पूरे फिजिक्स को भी डिवाइड किया गया है दो भाग में, क्लासिकल और मॉडर्न। और दोनों की अपने इम्पॉर्टेंट्स है। क्लासिकल फिजिक्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों के अपने अपने इम्पॉर्टेंट्स हैं। कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जिसको क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी लगा के प्रूव किया गया है, और कुछ ऐसे फिजिकल फिनोमेना हैं जिनको मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी लगा के क्या किया गया है? प्रूव किया गया है। अगर वहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स लगाएगी तो वो प्रूफ नहीं होगा। हाँ पूरा नोट करना है।
हो गया। अगले स्लाइड पे आए। चलिए आगे बात करते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या क्या स्कोप है आपके फिजिक्स में, उसकी बात करते हैं। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वेरी ब्रॉड एंड कवर ए वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी एट्सेट्रा। अगर स्कोप की बात करें तो फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत बड़े रेंज को क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। यहाँ तो अभी हम कुछ की बात कर रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो किसके अंदर आ रहे हैं, आपके फिजिक्स के अंदर। It deals with the microscopic world like galaxy and universe as well as microscopic world like nucleus of an atom and fundamental particles like electron, proton, neutron. फिजिक्स देखिए डील दोनों चीज़ को करता है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को भी डील करता है लाइक गैलेक्सी, यूनिवर्स, इन सब में जो भी कुछ हो रहा है वो कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में। साथ ही साथ आपका माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे चीज़ों के बारे में भी हमें कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में। जैसे हमें पढ़ना है माइक्रो, हाँ नहीं यहाँ माइक्रो, यहाँ मैक्रो। हाँ मैक्रो मतलब हो गया बहुत बड़े बड़े चीज़ हो, गैलेक्सी छोटा चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है गैलेक्सी। गैलेक्सी समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे। गैलेक्सी हो गया हमारा अंतरिक्ष वगैरह, स्पेस, यूनिवर्स, इन सब का स्टडी भी कहाँ करना है, फिजिक्स में। और माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे चीज़, न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा है, उसके बारे में भी स्टडी कहाँ करना है, फिजिक्स में। आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में भी स्टडी कहाँ करना है, फिजिक्स में। तो फिजिक्स बड़े से बड़ी चीज़ों के बारे में भी कहाँ पढ़ना है, फिजिक्स में। और छोटे छोटे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में भी कहाँ स्टडी करना है, फिजिक्स में। Immense excitement is involved in the study of physics since it explains every naturally occurring phenomena with a set of rules. अब एक्साइटमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, फिजिक्स में। जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो हर चीज़ आपका एक्सप्लेन जो हो रहा है, जो हमारे नेचर में जितने भी फिनोमेना हो रहा है उसको अच्छे से क्या किया गया, एक्सप्लेन विथ ए सेट ऑफ रूल। कोई ना कोई नियम बना है, उसके अकॉर्डिंग ही घटनाएं हो रही है।
जब हम लोग रेनबो का फॉर्मेशन देखे थे तो वहाँ पे आपका हो रहा था टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पढ़े थे क्लास 10th में होगा, रेनबो का फॉर्मेशन था ना, वहाँ पे आपका एक टॉपिक आया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका भी एक आपका एक रूल है, रेनबो ऐसे नहीं बनता, एक रूल को फॉलो होता है तब जाके आपका क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। कोई भी चीज़ अगर आपका सर्कल में घूम रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वहाँ पे भी एक रूल है। आप देखे होगे अगर बहुत स्पीड में हम अपने गाड़ी को किसी कॉर्नर से टर्न लेते हैं तो हमारा गाड़ी क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लेकिन एक मैथमेटिकल फार्मूला है, क्लास 11 में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि हमें अपनी वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए। अगर उतनी वेलोसिटी है ठीक है, उससे कम है फिर भी ठीक है, कम है चलेगा, उसके बराबर है चलेगा, हम टर्न ले लेंगे। लेकिन उस वेलोसिटी से अगर ज़्यादा वेलोसिटी से हम अपने गाड़ी को टर्न लेंगे तो हमारा गाड़ी क्या हो जाता है, फेंका जाता है। तो वो एक रूल है, जो भी आपका नेचर में अकर हो रहा है, जो भी फिनोमेना, वो सारे एक रूल से चल रहा है। तो फिजिक्स में एक एक्साइटमेंट आता है कि जो भी कुछ हमारा फिनोमेना हो रहा है वो पूरा कायदे कानून के साथ हो रहा है, एक रूल के साथ हो रहा है। सो डैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग कैन बी अचीव्ड, द चैलेंज टू कैरी out imaginative new experiment to unlock the secret of nature to verify or refute theory is really existing। अब चैलेंज कब होता है, जब हम नए थ्योरी को क्या करते, डिस्कवर करते हैं। हमारे नेचर में हर दिन कुछ ना कुछ एक ऐसा फिनोमेना हो रहा है जिसके बारे में आज तक हमें नहीं पता, तो वो तो साइंटिस्ट के लिए चैलेंज है कि वो फिनोमेना हो रही तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है उनको पता करना। इवन क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, जो थ्योरीज़ आपके फिजिक्स में दिए हुए होते हैं वो थ्योरीज़ भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे आप लोग पढ़ के आए होगे, बताते हैं, जैसे ही एटम का डिस्कवर हुआ था तो एटॉमिक मॉडल बनाने का एक होड़ चला। जो भी साइंटिस्ट थे वो क्या बना रहे थे, एटॉमिक मॉडल बना रहे थे। एटम का डिस्कवर हुआ, फिर उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ, तो साइंटिस्ट में एक होड़ मचा हुआ था कि एटॉमिक मॉडल को डिस्कवर करेंगे। तो एटॉमिक मॉडल जब आ रहे थे तो जो साइंटिस्ट पहले के थे उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, बाद वाले साइंटिस्ट क्या आ रहे थे, वो एटॉमिक मॉडल को क्या साबित कर रहे थे, गलत। तो जो थ्योरीज़ आपके दे के गई है वो थ्योरीज़ भी क्या होती है, गलत होती है। हम लोग क्लास 12th में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ जब एटम नाम का एक चैप्टर है उसको जब डील करेंगे तो वहाँ पर ये सारे एटॉमिक थ्योरी आएंगे। क्लास 9th में भी था केमिस्ट्री में, रदरफोर्ड होगा, जे थॉमसन था, फिर आपका बोहर था, ये सारे के एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़े क्लास 9 में, 12th में भी वापस में फिजिक्स में। तो ये कुछ ऐसे थ्योरीज़ है फिजिक्स में जो है तो, लेकिन ये वेरीफाई भी करना पड़ता है कि ये जो कह के गए क्या ये सच है, ये काम कर रहा है, ये थ्योरी हमारे नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है उस पर फुलफ़िल हो रहा है। और कभी कभी होता है कि जब जो नए साइंटिस्ट आते हैं वो पुराने वाले साइंटिस्ट की थ्योरी को क्या करते हैं, गलत भी साबित करते हैं। तो ये होता है। तो इस तरह से फिज़िक्स में हमारा एक्साइटमेंट बना हुआ है। ये सबको लिखना नहीं, ये सबको सिर्फ समझना है। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। अब फिजिक्स ऐसा नहीं कि फिजिक्स अकेले है, फिजिक्स बहुत सारे अदर साइंस से भी रिलेटेड है। फिजिक्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रांच of science which play a crucial role in understanding the development of pertaining to the other branch of science such as chemistry and biology। देखिए फिजिक्स इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बिना फिजिक्स के बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी आप कुछ जगह है जो नहीं समझ पाइएगा। अभी हम लोग देखिए कहाँ पे आपको फिजिक्स मदद करेगा, केमिस्ट्री में, कहाँ मदद करेगा, बायोलॉजी में। तो फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो आपको मदद कर रहा है दूसरे ब्रांच, साइंस के दूसरे ब्रांच को भी समझने में। कुछ ऐसे फिनोमेना आ जाएंगे जैसे केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में जहाँ बिना फिजिक्स के मदद के हम उस चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्या क्या चीज़ें आएगी, चलिए ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। अब ये चीज़ तो आज से ही मन में बैठा लीजिए कि फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स है, मतलब ये दोनों में भी एक आपका क्या रिलेशन है। बिना मैथ का फिजिक्स नहीं हो सकता, इतना जान लीजिए, बिना मैथ का फिजिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन किससे हो रहे हैं, मैथमेटिक्स फार्मूले से। स्पेस में रॉकेट जा रहा है, कितने के स्पीड से जाएगा, लैंडिंग के टाइम उसका प्रेशर क्या होगा, ये सारा कुछ कैलकुलेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, मैथमेटिक्स के बेस पे।
तो फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। अब हमें मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ करना है? स्टडी ऑफ फिजिक्स वेरिएबल लीड टू द आइडिया ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिक्स बिकम्स फिजिक्स। मतलब आप इतना समझिए, कुछ ऐसे मैथ के चैप्टर है जो फिजिक्स में आपको बहुत मदद करेंगे। दो तो बता ही देते हैं, एक है आपका डिफरेंशिएशन और दूसरा है क्या, इंटीग्रेशन। ये दोनों जो मैथ का चैप्टर है वो कहाँ है? 12th में। ये दोनों मैथ का चैप्टर कहाँ है? 12th में। लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे? फिजिक्स में 11th में ही। मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फार्मूले हैं जो हमें फिजिक्स में क्या करेंगे? मदद करेंगे। जैसे मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, 3rd चैप्टर, उसमें हम लोग मैथ के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11th में। कहाँ? फिजिक्स में। तो बिना मैथ का फिजिक्स को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और कहाँ रिलेशन है आपके फिजिक्स का? फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कहाँ मदद कर रहा है हमारा फिजिक्स? चलिए ध्यान दीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी हैज़ हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस सॉलिड एंड टू मॉडिफाई द पीरियोडिक टेबल। एक्स-रे डिफ्रैक्शन, आपका रेडियो एक्टिविटी, ये सब हम लोग को कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स में। और इसके हेल्प से हम लोग क्या करें? पीरियोडिक टेबल में सॉलिड को क्या करें? मॉडिफाई करें, या वेरियस जितने भी सॉलिड है उनको डिस्टिंग्विश करें। पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके रखे हैं ना, वो किसके मदद से अरेंज करके रखे? एक्स-रे डिफ्रैक्शन से और रेडियो एक्टिविटी के। और ये कहाँ पढ़ना है हमें? फिजिक्स में। Understanding the bonding and the chemical structure of substance is easy with the help of the concept of interaction between various particles। अब हमने आपका पढ़ के रखा है केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जैसे पढ़े ना। इलेक्ट्रॉन आपका लॉस करता है, पॉजिटिव आयन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना रहा है, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच रिएक्शन हो रहा है। तो ये सब रिएक्शन हमको पता है कि हो रहा है केमिस्ट्री में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहाँ बिल्ड हो रहा है? आपके फिजिक्स में। और कहाँ? वेरियस, आपका इंटरैक्शन बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स। एटम के बारे में हमें कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स में। एटम के अंदर जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने की वजह से ही आपके सब्सटेंस आपस में क्या करे? रिएक्ट करे। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन इजीली रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि सोडियम के पास कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन। क्योंकि इन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस। और क्लोरीन के पास कैसा आयन है? नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन। इनके बीच इजीली रिएक्ट करता है और क्या होता है? NaCl। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, ये तो समझ रहे हैं कि हाँ इनके बीच केमिकल रिएक्शन आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? आपके फिजिक्स से। कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है? आपके फिजिक्स से। और कहाँ हमें देखने को मिल रहा है? फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी साइंस में भी आपका फिजिक्स आपका रिलेटेड है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का हम स्पेस की बारे में स्टडी करते हैं। स्पेस के बारे में स्टडी करना है, तो अब स्पेस के बारे में स्टडी करना है तो दिन भर स्पेस में रह के स्टडी करेंगे क्या? हम यहाँ पे ही ना रह के देखेंगे कि स्पेस में कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑप्टिकल टेलीस्कोप ऑफ रिफ्लेक्टिंग and refracting type enable man to explore the space around। मतलब हमें स्पेस में कौन कौन सी आपके फिनोमेना हो रहे हैं उनको जानने के लिए हमें किसकी नीड होती है? ऑप्टिकल टेलीस्कोप की। और ये टेलीस्कोप कहाँ से बन के आया? फिजिक्स से। जब क्लास 12 हम लोग ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ऑप्टिक्स में आपका आएगा, वहाँ पे आपका टॉपिक है टेलीस्कोप, इसको हमें पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जब भी आया टेलीस्कोप से क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया लॉन्ग में। आगे बात करते हैं। डिस्कवरी लाइक रेडियो टेलीस्कोप हैव रिवोल्यूशन द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो जो भी आपका टेलीस्कोप वगैरह बन के आया वो कहाँ से बन के आया? फिजिक्स में। लेकिन हेल्प कहाँ कर रहा है? एस्ट्रोनॉमी में। टेलीस्कोप बना तब यहाँ से बैठे बैठे स्पेस में कौन कौन सी आपके फिनोमेना हो रहा है उसका स्टडी हम घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और कहाँ रिलेशन देखने को मिल रहा है? लीजिए, फिजिक्स का रिलेशन आपका बायोलॉजी के साथ भी है। फिजिक्स
फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी, द conceptual study of pressure and its measurement has helped us to know blood pressure and hence the functioning of heart. ध्यान दीजिए, प्रेशर के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में। प्रेशर इज इक्वल टू पढ़े ना, फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमने कहाँ पढ़ा? फिजिक्स में। लेकिन इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं? बायोलॉजी में भी, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने में। इन्वेंशन ऑफ एक्सरे डेवलप्ड द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस, electron and optical microscopic design have revolution the study of medical science. और क्या क्या चीज़ आपको मदद कर रहा है? एक्सरे, हमें पता है कि अगर हमारा हड्डी वगैरह टूट गया तो जाके एक्सरे करवाते हैं। हेल्प कर रहा है मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन किस में आ रहा है? बायोलॉजी में। लेकिन कहीं ना कहीं फिजिक्स इसको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और कहाँ हेल्प कर रहा है? हमने माइक्रोस्कोप बना के दिया, फिजिक्स वाले ने क्या दे दिया? माइक्रोस्कोप। फिजिक्स में ही हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसका जब डिस्कवर हुआ तो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया मेडिकल क्षेत्र में। बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमें को जानने को मिला कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से फंगी के कारण हमारे अंदर आपके बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सब आपका किससे पता चला? फिजिक्स से। आगे बात करते हैं, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। हालांकि टेक्नोलॉजी के बारे में कल के क्लास में भी बात किए थे, याद है? कल के क्लास में टेक्नोलॉजी के बारे में बताए थे। साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बीच में आपको अंतर बताए थे। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, एडवांसमेंट in physics has led to new technologies and vice versa. Sometimes technology gives rise to new dimension of physics. At other times physics generate new technology. In fact, the technology development is closely related to application of science and physics in particular. Physics has a dominant influence on society. It has helped the human beings to develop its idea, development of digital communication system, rapid mass transport system, laser making, bloodless surgery etc. has made human life easy and pleasant. मतलब हमारा जो फिजिक्स है वो हमारे लाइफ को आसान भी कर रहा है और खुशनुमा या सुखमय भी बना रहा है। कौन? फिजिक्स। क्योंकि बहुत कुछ फिजिक्स के अंदर है जो हम अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। फिजिक्स से ही आपका टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी पे सब कुछ बेस्ड है। क्लियर है? बहुत सारे फिनोमेना को देखेंगे, जैसे आपका देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में सुने होंगे, सुने हैं ना? वो कहाँ से आ रहा है? फिजिक्स में। वो हमारे काम को क्या कर रहा है? आसान कर रहा है। भारी भारी चीज़ों को हम लोग हाथों से नहीं उठा सकते, लेकिन फिजिक्स के हेल्प से, लॉजिक लगा के, फिजिक्स के थ्योरम लगा के उस भारी से भारी चीज़ों को हम इजीली उठा सकते हैं। तो फिजिक्स से क्या बना? टेक्नोलॉजी, जो हमारे कामों को क्या कर रहा है? आसान, और हमारे लाइफ को क्या बना रहा है? सुखमय। ठीक है, ये आपके फिजिक्स में आ रहा है। अब लास्ट, ये आपके एनसीईआरटी का है, देख लीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कुछ को क्या किया है? डिस्कवर किया है। दिख रहा है? पहला है आपका आर्किमिडीज, प्रिंसिपल ऑफ बॉन्सी, प्रिंसिपल ऑफ लेवलर, ये सब कौन दिया? आर्किमिडीज। फिर गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया, हाइगेंस, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, फैराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रदरफोर्ड, हर्ट्ज, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जेसी बोस, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, है ना? इतने सारे आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है फिजिक्स में, बहुत कुछ दिया है। तो ये था आपका फिजिकल वर्ल्ड, ये था आपका फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट। आए बात समझ में? तो कल से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ तक में अगर किसी को कोई चीज़ का डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ तक में किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम तो पहले ही बोले थे फिजिकल वर्ल्ड से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ बताएगा कि हमें पूरे साल भर फिजिक्स में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई मन में क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कल से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, और यहाँ से फिर आपका थ्योरी, न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है?
तो यहीं तक रहने देते हैं, कल बढ़ेंगे आगे। चीज़ों को रिवीजन करके आइएगा, जो जो चीज़ बताए उसको याद रखिएगा, कल इन सारी चीज़ों का मे भी यूज़ हो जाए।